अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम हैप्पी कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने कल वाला जो है वो टॉपिक जो है वो किया है। उसमें आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल गए हैं। इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप लोग जो है वो उसको देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो अपलोडिंग स्पीड है उसका बहुत ही ज़्यादा इशू है। अभी भी मैंने एमएमपी की वीडियोस काफ़ी देर की बनाई हुई हैं, और लेकिन ये कि मैं तकरीबन मेरा हाल में मुझे 7 बजे के तकरीबन 7:30 बजे के करीब से मैंने शाम 7:30 बजे के करीब से मैंने उसे अपलोड पे लगाया हुआ है, और अब 11:30 हो चुके हैं। मतलब 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब तक एक सिंगल वीडियो भी ना गूगल क्लासरूम पे अपलोड हुई है, और ना ही वो मैं सोच रही थी कि चले मैं ना अटैच कर लेती हूँ उसको, ईमेल पे कर देती हूँ कि गूगल ड्राइव पे उसे अपलोड कर देती हूँ और उसका लिंक आपको सेंड कर दूँगी। ये वो कहीं भी अपलोड नहीं हो रही। अपलोडिंग स्पीड बहुत है। हालांकि मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं। मैक्सिमम जो है मैंने इस तरह से तोड़ के बनाई है 3, 4, 5 मिनट की, मैक्सिमम 10 मिनट्स तक गई होगी। इकट्ठी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम देती है। और मैं लैपटॉप से ये स्क्रीन शेयर करके बना रही हूँ। आवाज़ में हो सकता है मे भी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो, तो लेकिन ये कि मैं अब देखूँगी कि क्या पता मे भी लैपटॉप की वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड हो जाए। ओके, हमें ईडी का मैं आपके अभी लेक्चर आगे प्रोसीड कर रही हूँ, क्योंकि ईडी की मेरे पास बुक है, एमएमपी की तो बुक नहीं है। तो ऐसे रैंडम ही हम इधर उधर से टॉपिक कर रहे हैं। जो बुक्स हैं भी वो मतलब काफ़ी इस तरह की हैं कि उसमें इतना स्कैटर्ड डाटा है, उसमें इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। व्हाइल गोइंग बैक टू लेक्चर, ताकि बहुत लंबा ना हो जाए, हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बेसिकली आप लोगों में से मैंने एक असाइनमेंट का टॉपिक भी दिया हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ज़्यादा कोई मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ओवर व्यू में इसका दे देती हूँ कि जैसे हम लोगों ने जो है वो जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो हम लोगों ने अभी तक जो है वो मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर पढ़ा था। उसके हिसाब से हमने फिर फोर्स कैलकुलेट करने के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने अब इधर देखना ये है कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है इसके मुताबिक आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वो जो मैंने आपके पीछे फोर्स का एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया है, वो जो ड्राइव किया है, वो फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो हमने यहाँ पे इस वाले रिलेशन में एफ़ की जगह वो वैल्यू पुट कर दी है। एफ पी मैकेनिकल है, मतलब मैकेनिकल मोमेंटम है पार्टिकल का। और ये एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो आपके पास जो पॉइंटिंग थ्योरम है 8.11, अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आपके पास 8.11 है, ये आपके पास जो है वो पॉइंटिंग थ्योरम है। ठीक है, अगर आप देखें कि इसमें भी आपके पास क्या है, dw/dt। मैं इसका इस तरह से करती हूँ कि मैं इसकी पिक्चर ले लेती हूँ, ताकि अगर अभी मुझे ये कहीं यूज़ करना पड़े तो फिर हमें बार बार बहुत ज़्यादा पीछे ना जाना पड़े। ओके, गोइंग बैक टू द लेक्चर। ओके, अब हमने क्या है कि हमारे पास दिस एक्सप्रेशन सिमिलर टू द स्ट्रक्चर वाइज जो है वो आपके पास ये सिमिलर बन रहा है आपके पास इस इक्वेशन के। ये जो आपके पास ये इक्वेशन है इसके साथ ये सिमिलर बन रहा है एज अ स्ट्रक्चर वाइज। अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास जो है वो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ तो आप इसे देख लें, स्ट्रक्चर वाइज ये सिमिलर बन रहा है। तो हम लोगों ने इससे एनालॉगस इंटरप्रिटेशन हमने कर ली किस तरह से कि आपके पास जो द फर्स्ट इंटीग्रल है, जो पहला इंटीग्रल है, वो आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पास मोमेंटम स्टोर्ड इन द फील्ड को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, dy/dt को निकाल के μ0ε इंटीग्रेशन ऑफ s थीटा जो है वो आपके पास किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पास मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो सेकेंड इंटीग्रल है वो आपके पास मोमेंटम पर यूनिट एनर्जी को, जैसे इस केस में ये आपके पास क्या थी, एनर्जी थी, एक हमारे पास एनर्जी थी और एक थी
एनर्जी स्टोर थी इन अ फील्ड, और एक दूसरा क्या था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो था, ठीक है, ये था एनर्जी पर यूनिट टाइम और ये था टोटल एनर्जी स्टोर इन द फील्ड। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ये किया, क्योंकि एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन था, तो इसलिए हमने ये कहा था कि एनर्जी स्टोर इन द फील्ड है और ये हमारे पास एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू द सरफेस है। तो इस केस में भी आप इसी तरह करेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम है, तो उस हिसाब से अगर हम उसी से कंपेयर करें 8.11 इक्वेशन से, तो फिर ये आपके पास होने चाहिए मोमेंटम स्टोर्ड इन द फील्ड, जैसे वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड था, और यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपके पास होनी चाहिए मोमेंटम पर यूनिट टाइम फ्लोइंग इन थ्रू द सरफेस। तो बेसिकली आपके पास ये जो इक्वेशन 8.27 है, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इलेक्ट्रोडायनामिक में जब आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना होता है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी सिस्टम का मैकेनिकल मोमेंटम इंक्रीज़ करता है, तो इधर द फील्ड मोमेंटम डिक्रीजेज, मतलब ये फील्ड का मोमेंटम है, और एल्स द फील्ड आर कैरिंग मोमेंटम इनटू द वॉल्यूम थ्रू द सरफेस, और या तो फिर आपके पास क्या है कि जो फील्ड इन दो चीज़ों की चेंज होने से आपके पास बेसिकली ये चेंज होता है। अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये या तो ये वाली टर्म डिक्रीज़ हो रही होगी, और एल्स आपके पास क्या है कि जो सरफेस है उससे मोमेंटम जो है वो फ़्लो करना शुरू हो जाएगा। तो जो मोमेंटम डेंसिटी है, जैसे वहाँ पे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन था, जिसमें हमारे पास ये वाली जो टर्म थी उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया गया था, तो एनर्जी डेंसिटी आई थी। तो यहाँ पे ये वाली टर्म जो वॉल्यूम से डिवाइड होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम डेंसिटी। तो एस की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने पुट कर ली, जो हमें पीछे से पता है वो हमने यहाँ पुट किया और हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो अब आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया 8.29। तो एंटी मोमेंटम फ्लक्स ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड इज -t, स्पेसिफिकली -t डॉट डी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एरिया dA। तो इस केस में जो t डॉट डी है ये आपको बता रहा है कि जो मोमेंटम फ्लक्स है जो पर यूनिट टाइम किसी एरिया dA से पास कर रहा है, ये उसके बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। तो इफ़ द मैकेनिकल मोमेंटम इन वॉल्यूम v इज़ नॉट चेंजिंग, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रीजन ऑफ एम्प्टी स्पेस, तो आपके पास अगर तो किसी रीजन के अंदर जो है वो मैकेनिकल मोमेंटम वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई खाली स्पेस है, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये मैकेनिकल मोमेंटम को शो कर रही है, तो उसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो, अगर ये कांस्टेंट है तो उसका टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर आपके पास सिंपल टी डॉट डी ए का एक्सप्रेशन बच जाएगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं, सॉरी मैं इस वाली की बात नहीं करी, मैं इसकी बात करी। मैकेनिकल मोमेंटम अगर ज़ीरो है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उसका टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाली साइड जब ज़ीरो हो जाएगी तो आपके पास ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो इस तरह से आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें जी में हमने सिंपल क्या किया, ये जो आपके पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एस है, इसकी जगह इन्होंने जी पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा। और इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दिया है, टी डॉट डी ए जो आपके पास डेल डॉट टी डी ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर आप डी डॉट और इंटीग्रेशन को कैंसिल करते हैं तो पार्शियल जी बाय पार्शियल टी आ जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम, और जी जो है वो आपके पास मोमेंटम डेंसिटी है। ये बिल्कुल वैसे जैसे आपके पास रो चार्ज डेंसिटी होती है, उसमें होता है पार्शियल रो बाय पार्शियल टी, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रो की जगह क्या है, जी है। और जैसे यहाँ पे आपके पास डेल डॉट जे होता है करंट के केस में, तो यहाँ पे आपके पास जो टी है वो रोल प्ले कर रहा है जे का। तो ये आपको बता रहा है कि दिस एक्सप्रेस द लोकल कंजर्वेशन ऑफ फील्ड। वहाँ पे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए एक्सप्रेशन यूज होता था, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए होता था। अच्छा, बट इन जनरल व्हेन देयर आर चार्जेस अराउंड द फील्ड मोमेंटम बाय इटसेल्फ एंड द मैकेनिकल मोमेंटम बाय इटसेल्फ आर नॉट कंजर्व। तो कहते हैं वैसे जनरली आपके पास क्या होता है कि अगर कहीं चार्जेस हैं, मतलब चार्जेस आपके अराउंड मौजूद हैं, तो जो फील्ड मोमेंटम है जो हमारे पास जी है वो, और जो मैकेनिकल मोमेंटम है जो पी है हमारे पास, वो कंजर्व नहीं करता। चार्जेस एंड फील्ड जो है वो मोमेंटम आपस में एक्सचेंज करती है, सिर्फ टोटल, मतलब कहने का मतलब जैसे आपके पास एक सिस्टम होता है ना, अगर एक सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक से पार्ट जो है वो एनर्जी लूज़ कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा, तो इंडिविजुअली जो पार्ट्स हैं उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी सेम है। तो इसी तरह जब आपके पास मैकेनिकल मोमेंटम और जो आपके पास फील्ड का मोमेंटम है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते रहते हैं, इसलिए वो इंडिविजुअली कंजर्व नहीं करते, लेकिन ये कि वो ओवरऑल सिस्टम में टोटल जो है मोमेंटम कंजर्व हो रहा होता है। नोटिस दैट द पॉइंटिंग वेक्टर हैज़ अपीयर्ड इन टू क्वाइट डिफरेंट रोल्स। अब हमने देखा था कि एस जो है वो एक जगह हमने एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के तौर पे यूज़ किया था,
कि हमारे पास हमें बताती थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है उससे। इस वाले केस में अगर आप देखें तो ये आपको मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन दोज फील्ड आपको बता रही है। इसी तरह टी जो टेंसर है वो आपके पास वो भी आपके पास डुअल रोल प्ले कर रहा है। एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसके बारे में बता रहा है, और अगर आप इसे माइनस टी ले लें तो ये आपको बता रहा है डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ मोमेंटम, और यहाँ पे इसे क्या कहते हैं कि इट इज़ द मोमेंटम करंट डेंसिटी कैरिड बाय द फील्ड। ओके, यहाँ तक हमने इसका रिव्यू कर लिया और हमने इसको रिलेट कर लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल 8.3 के ऊपर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखते हैं। आपके पास एक लॉन्ग कोएक्सियल केबल है जिसकी लेंथ L है, और उसके अंदर इनर सिलेंडर है जिसका रेडियस A है और आउटर सिलेंडर का रेडियस B है, और ये दो एंड ऑफ द बैटरी के साथ आपने इनको कनेक्ट कर दिया है, और उसके साथ एक रजिस्टर भी कनेक्टेड है। तो जो इनर कंडक्टर है उसके पर चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और एक स्टेडी करंट है जो कि राइट साइड की तरफ जा रहा है, और आउटर के राइट कंडक्टर से वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आउटर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम स्टोर्ड इन द फील्ड जो है ना वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम के लिए आपको एस कैलकुलेट करना है, और एस कैलकुलेट करने के लिए आपको ई क्रॉस बी चाहिए, जी कैलकुलेट करना है मोमेंटम इन द फील्ड, तो वो आपके पास ई एंड बी चाहिए आपको। तो ई एंड बी आपको इनसाइड द टू सिलेंडर्स आपको ई एंड बी आपने निकाले में पहले आपने वो यूज़ करने हैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास ये मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और एस और साई हेड्स का आपस में जब क्रॉस होगा तो ये दो यूनिट वेक्टर्स क्रॉस देके आपको जेड हेड दे देंगे। फिर उसके बाद आपने जब एस फाइंड कर लिया तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने एस डॉट डी ए कैलकुलेट करना है, क्योंकि इससे आपको पावर एस डॉट डी ए जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको पावर ट्रांसपोर्टेड मिलती है। तो आपने डी ए के ऊपर मतलब एरिया के ऊपर इसकी इंटीग्रेशन करनी है। एरिया जो है वो इन्होंने आपके पास ले लिया है एस डी फाई, तो आपके पास डी फाई की जगह 2 पाई आ गया, और एस टी एस के साथ इंटीग्रेशन हो गई, टी एस पे इंटीग्रेशन हो गई, तो आपके पास ये रिलेशन मिल गया। और ये वाला रिलेशन जो है वो आपके पास इसको आई वी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये आई है और ये पूरा रिलेशन बाकी जो है वो सब वी है। अब मोमेंटम आपने फील्ड में फाइंड करना है, उसके लिए आप ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अब जैसे आपको पता है कि ये जो है वो आपको क्या देता है, मोमेंटम डेंसिटी। तो अगर आपने मोमेंटम लेना है तो आप क्या करेंगे कि आप जी जो है वो बेसिकली आपको मोमेंटम डेंसिटी दे रहा है, तो अगर आप इसकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड पे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम खाली मिल जाएगा। तो अगर आप मोमेंटम फाइंड करने हैं तो आपने उस एक्सप्रेशन की वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर ली दोनों साइड पे, एस की वैल्यू पुट कर ली, डी डॉ एस टी एस टी फाई डी जेड पुट कर लिया, और ये आपके पास एक्सप्रेशन हो गया। और जो वी की वैल्यू आपने ऊपर से ये कैलकुलेट की थी आई को छोड़ के, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। ये एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। केबल जो है वो मूव नहीं कर रही, और ई एंड बी जो है वो आपके पास स्टैटिक है, लेकिन हमें फिर भी ये कहा जा रहा है कि हमने ये सपोज करना है कि जो आपके पास फील्ड है उसने मोमेंटम कैरी किया हुआ है। If something tells you this cannot be a whole story, you have sound intuitions, but the resolution of this paradox will have to wait chapter 12। तो अब के इसकी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए कि अगर फील्ड मोमेंटम कैरी कर रही है तो उस हिसाब से तो उसको मूव करना चाहिए, तो इसके लिए हम चैप्टर 12 में देखेंगे। सपोज नाउ दैट वी टर्न अप द रेजिस्टेंस और द करंट डिक्रीजेज। अब हमने क्या करा कि अगर रेजिस्टेंस को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो उससे करंट डिक्रीज़ कर देगा। जब करंट डिक्रीज़ करेगा तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इक्वेशन 7.20 में आप पहले ये रिलेशन देख चुके हैं, अगर आपको नहीं याद तो आप 7.20 पे जाके उसको वापस देख लें। फिर उसके बाद क्या होगा, दिस फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन प्लस माइनस लैम्डा। अब इस फील्ड की वजह से आपके पास जो है वो फोर्स एक्ट करेगी। अब वो जो फोर्स है वो बेसिकली आपके पास इधर से आ गई। ये वाला जो रिलेशन है जिससे मैंने सिंपल फोर्स फाइंड किस तरह से कर ली है, एक इसी वाले को आपने जो है वो प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, और लैम्डा क्योंकि आपके पास चार्ज, क्योंकि वैसे तो फोर्स क्या होती है क्यू ई के बराबर होती है, और लैम्डा जो है वो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो आपको चार्ज को अगर आपने लैम्डा की फॉर्म में लिखना है तो चार्ज क्यू बराबर होगा लैम्डा एल के। तो प्लस लैम्डा एल और माइनस लैम्डा एल, क्योंकि दो सिलेंडर्स हैं तो एक प्लस वाले के लिए और एक माइनस वाले के लिए,
दोनों की फोर्सेस जो है वो सम अप होके आपको ये नेट फोर्स दे देंगी। द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड टू द केबल एज द करंट ड्रॉप्स फ्रॉम आई टू ज़ीरो। अब अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएँ या किसी की वजह से भी सर्किट में आपका जो करंट है वो रिड्यूस होता जाए ज़ीरो तक, तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि जो फोर्स है वो भी चेंज होती जाएगी और उस हिसाब से मोमेंटम भी चेंज होता जाएगा। तो फिर आपके पास मोमेंटम की क्या वैल्यू है, पी मोमेंट एफ डी टी, ये जो फोर्स है इसको जो है ना आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, आपने फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ओरिजिनली स्टोर्ड इन द फील्ड। अगर आप देखें ये और ये एक्सप्रेशन जो आपने ऊपर कैलकुलेट किए थे, ये और ये आपके पास क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंट प्रोसीजर थे उसको करने के। ये इस टाइप का आप पहले भी कर चुके हैं ये वाला प्रोसीजर, और ये उसको यूज़ किया गया है, और ये जो है आपके पास पॉइंटिंग थ्योरम वाली अप्रोच को यूज़ करके किया गया। अब हम एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट में देखी थी, जो एनर्जी है, जो फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी कैरी करती है, we started out as mediator of forces between the charges. By now the electromagnetic field, which started out as mediator of forces between the charges, which they have taken on a life of their own, they carry energy this and this momentum. ये हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। और फिर इसका मतलब ये है कि ये कुछ एंगुलर मोमेंटम भी कैरी करती होगी जो r क्रॉस c के बराबर होगा। इवन परफेक्टली स्टैटिक फील्ड कैन हार्बर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम एज लॉन्ग as egress is non-zero. It is only when these will contribute are included then the conservation laws are sustained. तो बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है कि जो आपके पास अगर स्टैटिक फील्ड है, मतलब अगर आपके पास फील्ड जो है वो विद टाइम चेंज नहीं हो रही हैं, तो आपके पास जो है वो भी मोमेंटम कैरी करती हैं एज लॉन्ग एज ई क्रॉस बी आपके पास ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। तो और फिर उस उन पर कंजर्वेशन लॉ भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल 8.4 देखते हैं। अब आपके पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और उसका रेडियस r है और उसके ऊपर जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, तो उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। और कोएक्सियल विद द सोलेनॉइड टू लॉन्ग सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग शेल ऑफ लेंथ L1 इनसाइड द सोलेनॉइड। अब आपके पास एक इनसाइड इस सोलेनॉइड के जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल है और आउटसाइड भी है, ठीक है। इनसाइड का रेडियस a है, आउटसाइड का रेडियस b है। चार्ज जो है प्लस q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक इनसाइड वाले पे और माइनस q जो है वो आउटसाइड वाले पे। जब सोलेनॉइड में करंट रिड्यूस होता है तो सिलेंडर रोटेट करना शुरू हो जाता है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया, इसलिए रोटेट हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम तो होगा ना कहीं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो फील्ड है जो कि सोलेनॉइड ने क्योंकि करंट कैरी किया हुआ है और बाकी दो करंट जो हमारे पास के सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर स्टैटिक चार्ज है, तो इस मीन के पहले तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो फील्ड के में होगी, ठीक है। जब करंट स्विच ऑफ नहीं किया तो उस वक्त आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ए एंड बी के मतलब दरमियान में। ऑब्वियसली आपके पास जो है वो जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसकी वजह से एक आपके पास वैसे तो अगर आप दो सिलेंडर्स की अप्रोच को देखें तो दो सिलेंडर्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ए एंड बी जिस पे लिखा हुआ है इन्होंने ए एंड बी के दरमियान में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास जो है एक अगर आप सिर्फ सिलेंडर सोलेनॉइड को देखें तो सोलेनॉइड की वजह से क्योंकि स्टैटिक चार्जेस की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हो नहीं सकती, तो जो आपके पास दो सिलेंडर्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्जेस की वजह से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है
करंट की वजह से, तो वो किस रीजन में होगी? ऑब्वियसली वो सोलेनॉइड के इनसाइड होगी, मतलब इधर से लेके इधर तक वाले रीजन में होगी, इससे बाहर तो नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है एनर्जी डेंसिटी जो कि E क्रॉस B है, उसको आपने यहाँ से सॉल्व कर दिया। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट E क्रॉस B यहाँ से आपने निकाला। अब ये किस रीजन में होगा? ये इस रीजन से इस रीजन तक। देखिए उसका रीज़न ये है कि जो E है वो इधर से लेके इधर तक है, जो B है वो इधर से लेके इधर तक है। तो इनका ओवरलैपिंग रीजन है वो तो ये बन रहा है। इस रीजन में E ज़ीरो है, इस रीजन में B ज़ीरो है, तो जो इनका ओवरलैपिंग रीजन है ऑब्वियसली वो ही आपके पास आएगा। तो इस रीजन में आपके पास ये G एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन साई है। ठीक है, अब आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें R क्रॉस G। ठीक है, R को आप S हैट ले लें अगर, तो ऑब्वियसली S हैट एंड साई हैट आपको Z हैट दे देगा। तो ये आपके पास जो है वो S से फिर कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और R को आप SZ हैट ले लें और फिर आपके पास ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो ये Z कंपोनेंट आ गया। तो ये आपके पास हो गया कांस्टेंट है आगे, इसमें सब कुछ आपके पास कांस्टेंट है। S क्योंकि है नहीं, X की डिपेंडेंस नहीं है स्पिन के, S के साथ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं है। तो अगर आप फील्ड में टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल ये तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी है, तो आप इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। अब वॉल्यूम भी ऑब्वियसली किस रीजन का होगा? वॉल्यूम उस रीजन का होगा जिस रीजन के अंदर जो है वो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इस रीजन का वॉल्यूम होगा। मतलब ये इनर रीजन का वॉल्यूम, इस आउटर अगर आप इसे एक सिलेंड्रिकल शेप देखें तो इसमें से आपने इस रीजन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब पाई R स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर, तो साथ L उसकी ऑब्वियसली ये एरिया है तो ये लेंथ हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास L आ गया। और जब करंट को आप ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि बाय लेंस लॉ आपके पास क्या होता है कि मैग्नेटिक बाय फैराडेज लॉ बेसिकली जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक EMF इंड्यूस होता है, तो वो सर्कमफिशियल डायरेक्शन में एक EMF या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। तो वो आपके पास जो है वो दो रीजन्स में डिफरेंट आएगा। ये ऑब्वियसली ये पूरा रिलेशन है, ये पहले कैलकुलेट हुआ है कि अगर आपके पास सिलेंडर में अगर आपके एक सोलेनॉइड है उसमें अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसमें करंट को अगर आप चेंज करें तो उसमें अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये पूरा प्रोसीजर पहले है। आप पीछे वाले सेवन चैप्टर वगैरह जिसमें हम लोगों ने जो है वो इंड्यूस EMF वगैरह के बारे में पढ़ा है, वहाँ से आप ये देख लें। तो आपके पास अब क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जब हमने ऑफ़ किया तो वो रोटेट करना शुरू कर दिया। तो ये EMF वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो इंड्यूस हुई है जब आपने करंट को ऑफ़ कर दिया। तो जो टॉर्क होगा आउटर सिलेंडर के ऊपर, तो R क्रॉस F होता है। F जो है वो QE है, उसके ऊपर माइनस Q चार्ज है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल R और E जो आपने कैलकुलेट ये वाला किया, ये आउटसाइड के लिए जो आपके पास E है उसके बाद आपने इसका क्रॉस ले लिया। और एंगुलर मोमेंटम की अगर आप बात करें तो ये आपके पास टॉर्क है, इसको अगर आप रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम और करंट क्योंकि मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो इसलिए ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। इसी तरह इनर सिलेंडर के लिए आप ये वाला E की वैल्यू यूज़ करेंगे और इसी तरह आप इसी रिलेशन में R क्रॉस प्लस QE लेंगे और फिर उसके बाद आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल A एंड B जो है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर पे, उसका जो सम है वो आपके पास आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम इसके, ये जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। इसका रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर था वो ही एक्चुअली यूज़ हो गया इसमें इनर एंड आउटर सिलेंडर को रोटेट कराने में। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम लॉस्ट बाय द फील्ड इज़ प्रिसाइजली इक्वल टू द मोमेंटम गेन बाय द सिलेंडर। जितना मोमेंटम फील्ड ने लूज़ किया उतना ही आपके सिलेंडर ने गेन किया। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है फील्ड का और मैटर का जो है वो आपस में क्या रहा, कंजर्व रहा। तो यहाँ तक हमारा
ये हो गया। ये वाले आपका जो है वो टॉपिक ये नहीं है, ये वाला टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं है। और इस तरह से आपका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। 9 चैप्टर जो है वो हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया हुआ था। इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हुए थे। मैक्सवेल इक्वेशंस भी हमने स्टार्ट कर दी हुई थी। ये वाला टॉपिक आई थिंक मैंने इस वक्त स्किप किया था क्योंकि ये टॉपिक जो है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड था। अब मैं नेक्स्ट में ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगी 9.2.3, क्योंकि ये 8 टॉपिक से रिलेटेड था, इसलिए मैंने उस वक्त नहीं करवाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर हम आई थिंक कर चुके हैं, और ये रिलेशंस भी हम आई थिंक कर चुके हैं। ओके, चलें क्लास में अभी वाइंड अप कर रही हूँ। बाय।